ऑफ समर्थ्या क्लासेस। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी था वो हम लोग पढ़ चुके थे। जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है कृपया वो जाकर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स पे एक बार ध्यान दें, प्लेलिस्ट पे देख लें, ठीक है। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ पिछला लेक्चर देखने के लिए क्योंकि बेसिकली 10th क्लास का पहला चैप्टर इनफैक्ट वही है ना। वहीं से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म पे आते हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर देख लीजिए। फिर वैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ नया लेक्चर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक बार इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स है ना, किस सीक्वेंस में हम लोग उन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं उनको मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को आसानी होगी चैप्टर को रिमेम्बर करने में। क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप लोग सीक्वेंस याद रखते हैं तो उससे आपको मालूम चलता है कि पहले क्या पढ़े थे फिर उसके बाद क्या पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन यानी मैग्नेट के बारे में, है ना। तो मैग्नेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे मैग्नेट के बारे में क्योंकि ये बच्चों का चीज है। क्लास 6, 7, 8 में ये सब आप लोग पढ़ रहे थे, है ना, मैग्नेट के बारे में। 9th में नहीं था, 6, 7, 8 सब में था। सेकेंड टॉपिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नया टॉपिक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स मेरा देखा होगा तो मैं बताया था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता था। तो उसी के तर्ज पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट ये एक साइंटिस्ट का नाम है ना। उन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया था, गलती से बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट हो गया था, गलती से हुआ था, पता नहीं कैसे हुआ था, लेकिन उससे एक बहुत नई चीज है ना, क्या कहते हैं, खोज में आई। बेसिकली वो चीज क्या था, पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग इंटिटी के रूप में देखते थे, है ना। जो फिजिक्स के, है ना, क्या स्कॉलर्स कह सकते हो, वो पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग देखते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड हो गया, है ना। वो कैसे रिलेटेड हो गया, टॉपिक के नाम से ही आप लोग जान सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट के बहने से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो मैग्नेट्स के द्वारा हुआ करता था कभी, इसका मतलब दोनों रिलेट हुआ एक दूसरे से, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिकली ये चैप्टर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सही मायने में यही से शुरू होता है ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट में। ये उसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, जिसको हम लोगों को जानना चाहिए आगे की चीजों को समझने के लिए। खैर, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। ये जो टॉपिक कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो अब हम लोग अलग अलग, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर देखेंगे, उसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स आते हैं, है ना, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या फीचर्स होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, है ना, स्ट्रेट कंडक्टर। फिर देखेंगे सर्कुलर लूप के बारे में, सर्कुलर लूप यानी गोल, और एक सोलेनॉइड, है ना। नाम से मत डरिएगा, सोलेनॉइड क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। बेसिकली यही जब स्ट्रेट कंडक्टर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर ही हम लोगों को राइट हैंड थंब रूल पढ़ना होता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये सब क्या है, ये रूल्स क्या है ना, ये सब हम लोग टॉपिक्स में विस्तृत पूर्वक देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिज्म है उसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, है ना, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। तो वो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। बेसिकली क्या होता था कि पहले हम लोग सोचते थे परमानेंट मैग्नेट, है ना, एक जो मैग्नेट आप लोग देखे होंगे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म लाया गया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ किया गया, मैग्नेटिज्म भी चली गई, तो वैसे मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है सिंपल भाषा में। उसके बाद है हम लोगों का फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैसे फोर्स लगते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, तो फोर्स उस पर कैसे लगेगा। तो यहां पर ही हम लोगों को पढ़ना होता है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अभी डरना नहीं है, ये सब रूल से मैं इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है ना, और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फराडे साहब का देन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वहीं पर पढ़ा जाएगा, अभी ज्यादा डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। डीसी एंड एसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ हम लोग देखेंगे कि आपके घर में जो करंट आता है वो कैसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है कि डायरेक्ट करंट होता है। ये जो मोबाइल का बैटरी है घर में तो आ गया, मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट आते हैं, मैं बता देता हूँ। घर में अल्टरनेटिंग करंट आ गया, लेकिन मोबाइल जो चार्ज होता है उसको तो एक ही करंट चाहिए होता है ना, कांस्टेंट करंट, तो वो डायरेक्ट करंट, है ना। तो ये सब चीज हम लोग वहां पे समझेंगे, बहुत, है ना, हल्का सा समझेंगे क्योंकि
बेसिकली जब क्लास 12 में जाओगे तो ये एसी जो है ना, ये एक नया चैप्टर ही है पूरा, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो हम लोग उतना विस्तार पूर्वक तो नहीं पढ़ेंगे, हल्का सा उसका हिंट पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर से पहले एक और मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक मोटर इससे काम करता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर से, ठीक है। तो इसका एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक मोटर, देखो ना इलेक्ट्रिक मोटर घर में जो लगा हुआ रहता है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में आ गए, है ना। थ्योरी यहाँ पे खत्म हो चुका है, उसका हम लोग डेली लाइफ में क्या कैसे एप्लीकेशंस करते हैं उसका हम लोग पढ़ने वाले। तो पहला इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, उसमें देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसका डायग्राम कैसा बनता है ना, ये कैसे काम करता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद लास्ट में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसका इफेक्ट आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी में मैं थोड़ा बहुत बताया था, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, है ना, थोड़ा सा डिटेल पूर्वक। तो आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया इस चैप्टर का, कैसे सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा कीजिए, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट करता हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। अभी हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या था हम लोगों का, इंट्रोडक्शन था, है ना। बेसिकली हम लोग मैग्नेट के बारे में वहां देखे, है ना, समझने वाले हैं। अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग मैग्नेट के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। 6, 7, 8, 9 में 6, 7, 8 क्लास में आप लोग ये सब पढ़े भी होंगे, है ना। फिर भी मैं चाहूँ तो मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, magnet is an object that attracts objects made of iron, cobalt, nickel, etc. ठीक है। तो मैग्नेट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि अट्रैक्ट करता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सबको। अब देखो ये सब आप लोग, है ना, घर में प्रैक्टिस भी किए होंगे बचपन में, है ना। एक चुंबक रहता था, मैग्नेट चुंबक कहा जाता है। फिर वो है ना क्या कहता है, अट्रैक्ट कर देता था आयरन नेल्स को, है ना। फिर उसके बाद याद है, आयरन नेल्स के ऊपर फिर एक आयरन नेल्स लगाते थे और वो भी चिपकता था, फिर उसके नीचे वाला भी चिपकता था। तो बहुत चीज आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो मैग्नेट ये हो गया। अब देखो मैग्नेट का है ना क्लासिफिकेशन होता है ना। एक तो कुछ शेप एंड साइज पे मैग्नेट का क्लासिफिकेशन हो जाता है, जैसे जो रेक्टेंगुलर टाइप का दिखेगा इस टाइप का उसे बार मैग्नेट कहते हैं। फिर एक ऐसे करके हॉर्स शू मैग्नेट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है मैग्नेट का क्लासिफिकेशन। एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट मतलब कि जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंटली हो, है ना, पहले से था और वो परमानेंटली रहेगा, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जब कुछ देर के लिए ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लोग इंट्रोडक्शन में देखे कि आगे हम लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है। तो खैर इन लोगों को छोड़िए। और मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ होता है जानते होंगे आप लोग, है ना। इसका यूज कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर्स में होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स में होता है। और कहाँ पे होता है, स्पीकर्स, आपके घर में अगर स्पीकर सब उसमें मैग्नेट रहता है। फिर बच्चों के खिलौनों सब में होता है, बहुत सारा इसका यूज है ना। ज्यादा मैं सब लिख नहीं रहा हूं। अब हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे बाबू, वो पढ़ना है बार मैग्नेट के बारे में, है ना। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है ना, रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है ये, ठीक है। जिसमें कि दो छोर जो है, इस दो छोर को पोल्स कहा जाता है। एक को नॉर्थ पोल कहा जाता है और एक को साउथ पोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2 पोल्स। कौन कौन, नॉर्थ पोल और दूसरा है बाबू साउथ पोल, ठीक है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे नामकरण पड़ा होगा, है ना, ये आप लोग जानते हैं। जैसे कि मान लो ये बार मैग्नेट है, ठीक है। इस बार मैग्नेट को है ना क्या कहता है, फ्रीली सस्पेंड कर दो, इसमें धागा बांध दो और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, ठीक है। तो ये क्या कहता है, खुद को अलाइन करेगा किस डायरेक्शन में मालूम है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मतलब एक छोर है ना क्या कहते हैं, नॉर्थ, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ना, उस डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ शो करेगा और एक क्या होगा, साउथ के डायरेक्शन को शो करेगा। इसीलिए तो इसका यूज कंपास में किया जाता है ना, मैग्नेट का यूज कंपास में किया जाता है। तो उसी के हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिफाइन किया गया है। मैं चाहूँ तो लिख देता हूं इसको, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट सही है स्पेलिंग, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट
aligns itself in north south डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। जो नॉर्थ की तरफ शो करता है उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, जो साउथ की तरफ शो करता है उसे साउथ पोल कहा जाता है। मतलब मैं लिख देता हूं, नॉर्थ पोल किसको कहा जाता है? जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, और साउथ पोल किसको कहा जाएगा बाबू? जो ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन को शो करेगा, है ना, अर्थ के नॉर्थ को और साउथ को शो करेगा। तो बस ये बार मैग्नेट है ना, यही है। और फिर उसके बाद हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट भी पढ़ना है, तो इसके बाद हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ लेते हैं। तब तक आप लोग चाहो तो इसे नोट कर लो, मैं वीडियो पॉज करता हूं। हाँ, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में। यानी मैग्नेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वैसे ज्यादातर तो मैं मैग्नेट पढ़ाते वक्त ही डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं उसको है ना पॉइंट कर देता हूं। जैसे सबसे पहला मैं डिस्कस कर चुका था, क्या? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पहले प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है तो वो खुद को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है ना। और इससे इनफैक्ट ये भी देखा जा सकता है कि अगर आपको मालूम है ना, इस कंपास का नॉर्थ पोल ये है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, आप उसको छोड़ दिए, है ना, तो जिधर है ना क्या है वो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो वो पक्का नॉर्थ हो गया, है ना। तो कंपास नीडल में इसी चीज का यूज किया जाता है, इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है ना। जो जैसे समुद्र में तो पता नहीं चलता नॉर्थ साउथ किधर है ना, तो वहां कंपास नीडल ले जाया जाता है जिसमें पहले से पॉइंट आउट रहता है कि नॉर्थ इधर ही है ना। तो इधर फिक्स हो गया, तो उसको वहां पे देखा जाता है, वो रोटेट करके बता देता है कि इधर नॉर्थ है और किधर साउथ है। ठीक है, फिर उसके बाद तो ईस्ट वेस्ट जान ही जाते जब नॉर्थ साउथ पता चल जाता है। खैर, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सेकेंड है ना, द अट्रैक्शन, है ना। कौन सा अट्रैक्शन? ये जो मैग्नेट जो नेल सबको अट्रैक्ट करती है ना, वो अट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स ऑफ मैग्नेट, है ना। यानी कि ये जो मान लीजिए कि मैं जो लिया था ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी है ना नेल को रख लीजिए, यहाँ पे नेल रखिए, तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी ना वो सबसे ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू यहाँ पर, है ना। लेकिन आपको ये रियल लाइफ में ना क्या पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख कर तो नाप नहीं सकते फोर्स को, है ना, या उसकी क्षमता को, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको याद ही रख लीजिए। क्या, या कभी कभी आप लोग ट्राई किए होंगे कि है ना किसी के सामने, कभी है ना नेल के सामने अगर अलाइन करते हैं तो दूर से भी है ना क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे करके रख दीजिएगा परपेंडिकुलर, तो दूर वाला अट्रैक्ट नहीं हो पाता है ना। बचपन में अगर आप लोग किए हो तो शायद आप लोग को मालूम चल रहा होगा ये। खैर, तीसरा है ना, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? तो तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि लाइक पोल्स, है ना। जैसे कि याद कीजिए इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते थे कि दो पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपस में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह से यहां पर भी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर while unlike poles attract each other। यूं कहे तो मान लीजिए कि ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है, एक दूसरा है ना क्या मैग्नेट लाके यहाँ पर रख दिए, ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा? यहाँ पर बाबू रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पोल्स अनलाइक है। वही अगर मैं इसको साउथ और नॉर्थ कर देता तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन होगा, है ना। चूंकि दोनों लाइक है तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन होगा। कोई दिक्कत? तो यही है बस इसमें, है ना, सिंपल है, ये सब आप लोग जानते भी होंगे शायद। चौथा है ना, हाँ, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, है ना।
पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पोल कौन? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मतलब अगर आप चाहो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट कर दो तो ये संभव नहीं है, ठीक है। मतलब एक मान लो मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल इधर है ना, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसी छोर को कहा जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे कि इसको तोड़ दिया ऐसे ऐसे करके बीच में, है ना, तो आपको लग रहा होगा कि नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा और साउथ पोल इधर आ जाएगा, तो ऐसा बाबू नहीं होता है ना। यहाँ पर अपने आप ये साउथ हो जाता है और ये नॉर्थ हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका रीजन क्या है ना। मैं चूंकि तुम लोग 10th क्लास में, तो मैं सर ये रीजन अभी बताना नहीं चाहूंगा, है ना। बेसिकली इसका रीजन है ना केमिस्ट्री से रिलेट करता है। जब आप लोग 11th क्लास में जाओगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल सब पढ़ोगे, है ना, तो हर एलिमेंट में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो आता है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, ठीक है। और हर है ना क्या कहता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये सब मैं भारी वर्ड यूज कर रहा हूँ, डरना नहीं है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों का मैग्नेटिक इफेक्ट का मैग्नेटिक है ना, उसमें स्पिन नंबर ये सब होता है, ठीक है। मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ इसमें डिटेल में। तो उसके बेसिस पे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगी, है ना, फेरोमैग्नेटिक होगी, कौन सी डाईमैग्नेटिक होगी, कौन सी पारामैग्नेटिक होगी, है ना। तो ये सब ऐसा नहीं होता है कि एक मैग्नेट है तो ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है ना। इसमें मतलब अगर मैग्नेटिक इफेक्ट आया तो वो उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब समझ लो इलेक्ट्रॉन्स कितने मॉलिक्यूलर, कितने छोटे लेवल पे होता है ना, कितना माइन्यूट चीज है वो इलेक्ट्रॉन्स। तो है ना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब इसको तोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा स्पिन वाला इधर चला गया, ऐसा बाबू नहीं होता है। इसलिए खुद ब खुद ये नॉर्थ साउथ आपस में एडजस्ट कर लेता है। इनफैक्ट फिर से इसको आप लोग अगर तोड़ोगे, है ना, कितना भी छोटा छोटा भाग में तोड़ दोगे तो ये फिर से, थोड़ा सा मैं बड़ा ही बना दे रहा हूँ, ये नॉर्थ साउथ और ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है आप लोग 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सब बताना नहीं चाह रहा हूँ। हर चीज का बाबू रीजन होता है, फिजिक्स इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो आई होप कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। आगे का जो टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो आज हम लोग पढ़े वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। ये आपके मतलब कि आपके नॉलेज के लिए था, इसलिए तो इसको इंट्रोडक्शन भी मैं रखा था, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।